Hello students and welcome back. Welcome back to the one shot series of principles of marketing. हम पिछले वीडियोस के अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 वन शॉट में रिवाइज कर चुके हैं ऑलरेडी. हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर वो वीडियोस अवेलेबल है. आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 इज बेसिकली अबाउट प्राइसिंग. तो हम शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से. प्राइसिंग का मतलब होता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ समथिंग. कोई भी चीज का जो मॉनिटरी वैल्यू है, जो अमाउंट हम पे करते हैं उस चीज के लिए या उस सर्विस को लेने के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्राइस. ठीक है, देखना प्राइसिंग इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ऑब्वियसली हम नॉर्मली भी जानते हैं प्राइसिंग का मतलब होता है कितना पैसा उस चीज का है, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ समथिंग. ठीक है, प्राइसिंग में भी नेम्ड इन डिफरेंट नेम्स सच एज एजुकेशन के प्राइस को क्या बोलते हैं, फी, है ना. जब हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं तो हम क्या देते हैं, वहां पे फी देते हैं. तो जब हम एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन का प्राइस को क्या बोलते हैं, फी. सिमिलरली अगर हम रोड यूज कर रहे हैं तो रोड यूज करने के प्राइस को बोलते हैं टोल. राइट. तो हर एक चीज का जो प्राइस होता है उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं. जैसे एजुकेशन में हो गया फी, हॉस्पिटल्स में हम फी देते हैं, रोड यूज करने के नाम का टोल देते हैं. ये सब है बेसिकली प्राइसिंग. तो प्राइसिंग इज बेसिकली एनी मॉनिटरी वैल्यू ऑफ समथिंग, एनी गुड्स और सर्विसेज लेना और उसके बदले जो मॉनिटरी पैसा, जो मनी हमको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग. ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये पूरा का पूरा प्राइसिंग के बारे में है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, कितना होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग. ये सब कुछ हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वन शॉट सीरीज है ये प्राइसिंग का, यूनिट नंबर 3 का. बट बिफोर वी प्रोसीड मैं बता दूं कि तुम हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो. हमारा ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. वहां पे कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट का जो है अवेलेबल है. ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ बीकॉम इज अवेलेबल इन आवर ऐप. ठीक है, तो उसको डाउनलोड करो जरूर से. बहुत सारे कंटेंट्स फ्री में भी है वहां पर और बहुत सारे कंटेंट्स जो है वहां पे और भी वहां पे अपलोड होते रहते हैं. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइसिंग. तो प्राइसिंग का मीनिंग तो देख लिए. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा, क्या क्या चीज है जो उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, सबसे पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. एक फर्म का प्राइस रखते समय क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बेचना चाहता है. अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है तो प्राइस थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा. लेकिन अगर प्रीमियम कस्टमर्स को हम टारगेट कर रहे हैं तो प्राइस हम थोड़ा सा हाई रख सकते हैं. जैसे अगर मारुति या टाटा का एग्जांपल लूं तो गाड़ी बनाते वक्त वो लोग का जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम लोग कैसे गाड़ी अफोर्ड कर सके. राइट. लेकिन जब BMW, ऑडी कंपनी गाड़ी बना रहा है तो वो ये नहीं सोचता कैसे मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके. वो ये सोचता है कि प्रीमियम लोगों को क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, वो देना चाहता है. प्राइस तो वो हाई भी रख सकता है. तो सबसे पहला आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. सेकेंड आता है प्रोडक्ट का कॉस्ट. कितना रुपए में बनता है वो, क्योंकि जितना में बनता है उससे कम तो हम प्राइस नहीं रख सकते. आज अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए लगता है तो उसका प्राइस जो है वो 100 से ज्यादा ही होगा. 100 से कम हम नहीं रख सकते वरना लॉस हो जाएगा. तो प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, कितना में वो गुड्स जो है प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. अगर मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है तो प्राइसिंग हम बहुत ज्यादा नहीं रख पाएंगे, हमको कंपटीशन के हिसाब से प्राइसिंग रखना पड़ेगा. लेकिन अगर हम मोनोपोली है बिजनेस में और कोई कंपटीशन नहीं है तो हम थोड़ा सा हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कस्टमर उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड कर रहा है. अगर कस्टमर का डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर तो हम प्राइसेस थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन अगर कस्टमर उतना ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा तो हम प्राइस थोड़ा सा कम रखेंगे. राइट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट का लीगल रेगुलेशन. कई सारे प्रोडक्ट्स को लेकर गवर्नमेंट का भी रूल्स रेगुलेशंस होता है.
कि उसका प्राइसिंग कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशंस है तो उसके हिसाब से हमको प्राइसिंग रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अगर हम बहुत एक्सटेंसिव मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं हम प्रोडक्ट का, तो उससे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ेगा और हमको प्राइस थोड़ा सा हायर साइड में रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम उतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर रहे, उतना ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, हमारा उतना ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा एडवर्टाइजमेंट में, जिससे हम थोड़ा सा कम प्राइस भी रख पाएंगे। क्लियर है ये? तो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस यूनिट के अंदर वो आता है प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। बहुत सारा प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज हम पढ़ेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है देखना। पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो कंपनी लगाता है वो क्या करता है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्राइस रखता है, कम प्राइस रख के मार्केट में पेनिट्रेट करता है, मार्केट में घुसता है कम प्राइस रख के, और जब मार्केट में अच्छा खासा अपना नाम बना लेता है तब धीरे 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 करके प्राइस को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो यूज किया है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहां पे पहले फ्री था, उसके बाद थोड़ा पैसा लेने लगा, अब धीरे धीरे करके प्लान्स का जो रेट है कंपनी बढ़ाता जा रहा है। तो कंपनी कौन सा मार्केटिंग यूज किया है, प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग टेक्निक यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है देखना, इन दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग द मार्केटर सेट हाई प्राइसेस। स्टार्टिंग में बहुत हाई रखता है प्राइस को, क्योंकि स्टार्टिंग में नया नया प्रोडक्ट है, लोगों को उतना जानकारी नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में बहुत हाई में बेचता है, बहुत ह्यूज मार्जिन में बेचता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे कंपटीशन आने लग जाता है उस बिजनेस के अंदर, वैसे वैसे वो प्रोडक्ट का प्राइस को कम करता जाता है। ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में होता है। जब एसी स्टार्ट हुआ था, पहली बार जब कोई कंपनी एसी बनाया था तो बहुत हाई प्राइस था उसका। पहली बार जब मोबाइल फोन बना था बहुत हाई प्राइस था उसका। धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा उस मार्केट में, बहुत सारे लोग वो प्रोडक्ट को बनाने लगे, तब धीरे धीरे प्राइस को जो है हम डाउन कर दिए। ये टेक्निक को बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट कंपटीशन प्राइसिंग। ये तो बहुत आसान है, अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से प्राइस रखना। These are the pricing set as per the similar product। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं उनका क्या प्राइस है उसके हिसाब से प्राइस रखना इज कॉल्ड एज कंपटीशन प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग मतलब थोड़ा सा कम रेट का रखना, थोड़ा चीप मार्केट में उसको उतारना, थोड़े नॉर्मल मिडिल क्लास लोग या थोड़े पुअर पीपल को टारगेट करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमी प्राइसिंग। थोड़ा कम प्राइस रखना प्रोडक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या मार्केटिंग टेक्निक, प्राइसिंग टेक्निक है सर, कंटिन्यू करते हैं। बंडल प्राइसिंग। ये बंडल प्राइसिंग क्या होता है देखना, दिस रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू बंडल रादर देन सेलिंग देम इंडिविजुअली एंड कीपिंग देयर प्राइसेस लोअर। बंडल में सामान बेचना, एक पीस एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं, एक साथ बहुत सारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज बंडल प्राइसिंग। तुम देखिए भी होगे ये जो कैडबरी का सेलिब्रेशन आता है ना, वो बंडल प्राइसिंग है, यहाँ पे बहुत सारा कैडबरी का प्रोडक्ट रखा हुआ होता है एक ही बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स को हम एक साथ सेल करते हैं। तो जब कोई सेलिब्रेशन का पैक खरीदता है तो उसको बहुत सारा प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग वैरायटी का मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। These are the pricing that have psychological impact on the customer। कस्टमर क्या चाहता है, कितना प्राइस होना चाहिए, वो किस चीज से सेटिस्फाइड होगा ज्यादा, उसके माइंडसेट के हिसाब से कस्टमर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग रखना इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग नाम से पता चल रहा है, जब हम थोड़ा सा हाई प्राइस रखेंगे, ब्रांडेड सामान बेचेंगे, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड परफ्यूम्स, गाड़ी, और उसका हाई प्राइस रखेंगे, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट
जब सारे कस्टमर के लिए सेम प्राइस रहेगा तब उसको बोलते हैं वन प्राइस पॉलिसी। जैसे तुम देखिए भी होगे, सारा गुड्स दुकान में जितना रखा हुआ है सबका 100 रुपया रेट है। जैसे तुम कोई मेला वेला में देखते हो कि हर एक चीज 100 रुपए का, वहां पे जो भी सामान दिख रहा है एवरीथिंग इज 100 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एज वन प्राइस पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग प्राइसिंग पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग सम डिस्काउंट। डिस्काउंट देके कस्टमर को टारगेट करना, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग प्राइसिंग। जैसे अमेजॉन करता है, फ्लिपकार्ट करता है, मिंत्रा करता है, टाइम टू टाइम डिस्काउंट्स निकालता रहता है और डिस्काउंट निकाल कस्टमर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो कंपनी कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है? डिस्काउंटिंग प्राइसिंग यूज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग, अलग अलग प्रोडक्ट रेट रखना सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए, है ना। जैसे एक ही प्रोडक्ट का लोअर एंड भी आ रहा है और एक हाई क्वालिटी भी आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, गाड़ी में बेस मॉडल भी आ रहा है, टॉप मॉडल भी आ रहा है, तो एक ही गाड़ी का अलग अलग रेट है। जो बेस मॉडल खरीदना चाहे उसको कम पैसा पड़ेगा, जो टॉप मॉडल खरीदेगा उसको ज्यादा पैसा पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग। सेम प्रोडक्ट का अलग अलग रेट होगा, थोड़ा थोड़ा फीचर्स चेंज करके। क्लियर? नेक्स्ट, प्रमोशनल प्राइसिंग। ये वो प्राइसिंग है जो कि टारगेट करता है सेल्स बढ़ाने का। और सेल्स कैसे बढ़ता है? यूजुअली थोड़ा प्राइस को कम करेंगे, अगर हम लोग डिस्काउंट्स देंगे तो सेल्स बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इट रेफर्स टू सेलिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ सेम रेंज विथ डिफरेंट प्राइसेस। तो सेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर रेंज में बेचना। जैसे 100 से 200 के अंदर सारा प्रोडक्ट है, कोई 100 का भी है, कोई 110 का भी है, कोई 150 का भी है, कोई 170 का भी है। 100 से 200 के अंदर सारा प्रोडक्ट है हमारा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। एक रेंज में सारा प्राइस है 100 से 200, ना कोई सा 100 से कम है, ना कोई सा प्रोडक्ट 200 से ज्यादा है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। इसको मार्केटिंग के लैंग्वेज में प्लेस भी बोलते हैं। 4P जो था ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये वो प्लेस है जहां पे ये डिसाइड करना है कि मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट चैनल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है जब कंपनी खुद से, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर तक सामान पहुंचाता है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, कोई भी होलसेलर रिटेलर्स नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल है बाटा, यूरेका फोर्ब्स, ये सब। क्लियर है ये? आज के दिन में इसको करना काफी आसान है विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। मैक्सिमम कंपनी आजकल डायरेक्ट चैनल करने लग गए हैं, जिसको D2C भी बोला जाता है मॉडर्न लैंग्वेज में, कॉल्ड है डायरेक्ट टू कस्टमर। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट चैनल है उसमें आता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से आएंगे होलसेलर्स, रिटेलर्स, फिर आएगा कस्टमर। क्लियर है? तो ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट चैनल 3 टाइप का होता है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। ठीक है। तो इनडायरेक्ट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 1, 2 एंड 3 लेवल्स के अंदर। 1 लेवल मतलब जब बीच में एक इंटरमीडियरी है, होलसेलर और कस्टमर के बीच में जब 1 इंटरमीडियरीज है, दैट इज कॉल्ड एज 1 लेवल। जब 2 इंटरमीडियरी है, होलसेलर और रिटेलर, देन दैट इज कॉल्ड एज 2 लेवल। और जब 3 या 3 से ज्यादा इंटरमीडियरीज है, पहले CNF होगा, फिर होलसेलर्स होंगे, फिर रिटेलर्स होंगे, अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं 3 लेवल चैनल। तो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितने इंटरमीडियरीज हैं उसके हिसाब से चैनल है। 1 इंटरमीडियरी 1 लेवल, 2 इंटरमीडियरीज 2 लेवल चैनल, 3 इंटरमीडियरीज 3 लेवल चैनल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के समय क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है?
सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कस्टमर जब ऑर्डर देता है और कस्टमर को जो सामान डिलीवर होता है उसमें कितना समय लगता है। जैसे कस्टमर आज ऑर्डर दिया तो उसको 2 दिन बाद सामान मिलता है, तो तुम्हारा ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम है 2 डेज। जितना कम होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम उतना बेहतर रहेगा। जितना जल्दी सामान डिलीवर होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है गुड्स को एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक लेके जाने के लिए। मैन्युफैक्चरर दूसरा जगह बैठा है, कस्टमर अलग जगह बैठा है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान लेने के लिए। नेक्स्ट, जो भी बनता है सब सेल हो जाएगा जरूरी नहीं है, कुछ अनसोल्ड गुड्स को स्टोर भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए वेयर हाउसेस का जरूरत पड़ेगा, गोडाउन का जरूरत पड़ेगा। लास्ट आता है इन्वेंट्री। हमको कुछ मिनिमम इन्वेंट्रीज, मिनिमम स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा जब कस्टमर का डिमांड आएगा हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे और हो सकता है हम कस्टमर का जो डिमांड है उसको पूरा ना कर सके। क्लियर है? तो दिस आर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन: ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्रीज। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस में, तुम खुद सोच सकते हो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होगा तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान आसानी से पहुंच जाएगा। क्लियर? और क्या क्या एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला, ऑन टाइम डिलीवरी, टाइमली कस्टमर तक सामान पहुंचेगा विच विल रिजल्ट इनटू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। राइट? तो पहला है टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर। सेकेंड, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर बहुत दूर हैं, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंश्योर करता है कैसे मैन्युफैक्चरर कस्टमर तक रीच कर सकेगा। इंश्योर्स टू रिमूव डिस्टेंस बैरियर, डिस्टेंस बैरियर को रिमूव करता है और कस्टमर को मिलाता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट, एनफ स्टॉक, सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा वेयर हाउसेस के अंदर ताकि टाइमली जो है हम गुड्स सप्लाई कर सकेंगे। ठीक है? तो टाइमली स्टॉक मेंटेन करने में हेल्प करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, मार्केट का जो भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर क्या चाहता है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो डिमांड कर रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन मार्केट का कहां से मिल पाता है, फ्रॉम द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है? कोई भी 5-6 पॉइंट हम लर्न कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। देखना, फाइनेंशियल असिस्टेंस मदद करता है, जैसे होलसेलर एडवांस में पैसा दे रहा है, रिटेलर एडवांस में पैसा दे रहा है, तो मैन्युफैक्चरर का पैसा आ जा रहा है जल्दी, जिससे वो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, होलसेलर के लेवल पे, रिटेलर्स के लेवल पे, हर जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, डिलीवरी रिस्क, जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सामान पहुंचाने से बहुत हाई डिलीवरी रिस्क है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, इससे प्रोडक्ट का डिलीवरी रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी, एक परफेक्ट प्राइस मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्राइस ज्यादा इधर उधर होगा नहीं अगर बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरीज रहेंगे। राइट? नेक्स्ट, मेंटेनिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है ये? तो ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कोई भी 5-6 पॉइंट हम अगर लर्न कर लेते हैं तो भी काम बन जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको डायरेक्ट करना चाहिए या इनडायरेक्ट करना चाहिए, इनडायरेक्ट में 1 लेवल करना चाहिए, 2 लेवल करना चाहिए, 3 लेवल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब हमको ये सारे चीजों को कंसीडर करना जरूरी है। सबसे पहला, प्रोडक्ट का टाइप, कौन सा टाइप ऑफ द प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि हम डायरेक्टली भेज सकते हैं कस्टमर तक तो हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे हम डायरेक्टली कस्टमर तक सामान नहीं पहुंचा सकते, हमको बीच में इंटरमीडियरीज का जरूरत है,
तब हम इनडायरेक्ट लेवल यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोडक्ट का टाइप, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी फाइनेंशियली काफी साउंड है तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, लेकिन कंपनी अगर उतना ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं है और ज्यादा एरिया, ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहता है, होलसेलर रिटेलर्स का हेल्प उसको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपटीशन फैक्टर, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सा चैनल यूज करते हैं ये भी देखना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी, लीगल पॉलिसीज, ये सब देखना होगा। एंड नेक्स्ट मार्केट, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो ये 5 चीजों को कंसिडर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट इज द प्रोडक्ट टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, कंपटीशन फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड मार्केट फैक्टर्स। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं यूनिट नंबर 3 तुमको परफेक्टली समझ में आया होगा। एक ये वन शॉट था जहां पे हम एक छोटा सा समरी करके पूरा का पूरा यूनिट को हम रिवाइज कर लिए हैं। एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। प्लस डिटेल वीडियोस, नोट्स, एग्जाम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, सब कुछ अवेलेबल है ऐप के अंदर। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। मैं ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, बहुत सारा कंटेंट वहां पे तुमको मिल जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।